हेलो प्रज्ञा, प्रज्ञा, हम नवीन बोल रहे हैं। दिव्या का फोन कब से स्विच ऑफ आ रहा है, क्या बात है? हेलो हेलो प्रज्ञा, दिव्या कहाँ है? हेलो वीरेन जी बोल रहा हूँ। आप कौन? एक खबर है आपके लिए। कैसी खबर? सुना है ऑनर किलिंग की खबर देने वालों को इनाम देते हैं आप। ये तो खबर और खबरी दोनों पर डिपेंड करता है। दिव्या सेठपाल याद है आपको? दिव्या सेठपाल? अपने संस्थान का रजिस्टर खोलिए वीरेन जी, आप ही ने उसकी इंटरकास्ट शादी करवाई थी। ये रहा दिव्या सेठपाल। 14 अप्रैल 2016 को नवीन दत्तवेदी से शादी हुई थी। आ गई याद। खबर क्या है? बुरी है, उसका कत्ल कर दिया गया। दो दिन पहले उनकी हत्या हुई और कल सुबह उनका क्रियाक्रम किया गया। फैमिली वाला ने मारा? बड़े भाई राजन ने मार डाला। तुम कौन हो? हम जो भी हैं, हमें सिर्फ इनाम के पैसे से मतलब है। पहले मौत की खबर पक्की कर लूं। जरूर, हम शाम को फिर फोन करेंगे। वीरेंद्र जी, पता चला कि दिव्या नहीं रही। लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि दिव्या का कत्ल हुआ उसके बड़े भाई राजन ने किया? क्या राजन भाई ने कत्ल? क्या बोल रहे हैं आप? तुम्हें क्या बताया? तुम्हारी किससे बात हुई? हमारी बात प्रज्ञा से हुई थी। उसने कहा था कि दिव्या को हार्ट अटैक आया है। नवीन भैया, दिव्या दीदी नहीं रही। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? सच में ये सब कल रात ही हुआ। हार्ट अटैक आया था, हम कुछ नहीं कर पाए। हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते नवीन। तुम नौशीपोरा से निकलकर तुरंत पानीगंज चले आओ। हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। दिव्या सेठपाल के कत्ल के जुर्म में उसके बड़े भाई और मुख्य संदिग्ध राजन सेठपाल को चार्जशीट किया गया। हमारी बहन दिव्या ने आत्महत्या की है। इसमें हमारा या हमारे परिवार का कोई हाथ नहीं। हमें कुछ लोग अपने मतलब के लिए इसमें फंसा रहे हैं। दिव्या सेठपाल डिप्रेस थी। वो पछता रही थी इस सीक्रेट शादी से। वो समझ गई थी कि नवीन दत्तवेदी सही आदमी नहीं है, उसके साथ वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। और इसी डिप्रेशन में उसने ये दुखद कदम उठाया सुसाइड का। लेकिन पुलिस पता नहीं क्यों इस आत्महत्या के मामले को ऑनर किलिंग का रंग देने के पीछे पड़ी। योर ऑनर, दिव्या की मौत को अगर कोई रंग दे रहा है तो वो है दिव्या का परिवार, और इसका सबूत है जल्दबाजी में किया गया अंतिम संस्कार। ये सारा कुछ सच को दबाने के लिए किया गया योर ऑनर। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांगली ऑनर किलिंग की तरफ इशारा करती है। योर ऑनर, दिव्या सेठपाल नवीन दत्तवेदी के साथ शादी करके ना तो दुखी थी और ना ही दिव्या ने खुद अपनी जान ली। दरअसल हुआ ये कि जब दिव्या के घर वाले दिव्या के लिए लड़का ढूंढने लगे तो दिव्या को नवीन के साथ अपनी शादी के बारे में बताना पड़ा। लड़का अलग जाति का था, इसलिए दिव्या के बड़े भाई राजन ने दिव्या का कत्ल कर दिया। हमारे पास सबूत है ये साबित करने के लिए कि दिव्या सेठपाल का कत्ल नहीं हुआ बल्कि उसने आत्महत्या की थी। दिव्या एक यंग लड़की जो बेवक्त चल बसी थी। क्या उसकी मौत दिल के दौरे के कारण हुई थी, या उसने सुसाइड किया था, या फिर ये एक ऑनर किलिंग का मामला था? हमें बताया गया था कि हार्ट अटैक हुआ है। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं। लेकिन हमें एक अज्ञात फोन आया था कि दिव्या को उसके बड़े भाई राजन ने मार दिया। ये अज्ञात कॉल वाकई में अज्ञात था या आप इसे अज्ञात रखना चाहते हैं? वाकई में अज्ञात था मैडम जी। और वैसे भी टिप देने वाले का नाम हमें पता भी होता तो हम बताते नहीं। जी, आपके बेटे की मौत हुई है? जी हो। कैसे हुई? हार्ट अटैक। तुम राजन हो, दिव्या के बड़े भाई? हाँ हम ही हैं। क्या बात है? यहाँ कहाँ आए हैं आप लोग? हमें खबर मिली कि दिव्या को कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि उसका मर्डर हुआ है। ये ऐसी वाहियात खबर किस सरफे ने दी आपको? क्या नाम है उसका, नाम बताइए। डॉक्टर का सर्टिफिकेट तो जरूर होगा जो ये कहता होगा कि हार्ट अटैक है। ले आइए। बिना डॉक्टर के सर्टिफिकेट के बॉडी का अंतिम संस्कार कैसे करने दिया हरीश? उन्होंने बोला दिल का दौरा पड़ा। मैं क्या बोलता फिर? बोलते जाइए सभी लोगों की तरह मेडिकल ले आइए। बिना डॉक्टर के सर्टिफिकेट के बॉडी का अंतिम संस्कार करना एक संगीन जुर्म है हरीश। अंदर जाने के लिए तुम भी तैयार हो जाओ।
हमने राख और कुछ अस्थियों की सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं। सबसे पहले हमें फैमिली वालों के साथ डीएनए मैचिंग करनी होगी। फैमिली को सैंपलिंग के लिए बुला लेंगे, नो प्रॉब्लम। असली प्रॉब्लम यह है ऑफिसर के सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि मौत कैसी हुई। उसके बिना हम एनालिसिस किस दिशा में करेंगे, किस चीज की और किस लिए करेंगे। आप बेमतलब की मनगढ़ंत कहानी बुन रहे हैं इंस्पेक्टर। हमारी बेटी दिल के दौरे से ही मरी है। आप सरासर झूठ बोल रहे हैं कैलाश सेठपाल जी। झूठ क्यों बोलेंगे हम? झूठ बोलने से वापस आ जाएगी वो। बेचारी को ऐसा दिल का दौरा पड़ा कि वो। और तुम प्रज्ञा, तुम भी वही झूठ बोलोगी? हम सब तो सच बोल रहे हैं, झूठ तो आप हमसे बुलवाना चाह रहे हैं। चलो दिव्या का कमरा दिखाओ। क्या देखो उधर। जमीन, ये देखो। ये उल्टी लगती है, साफ किया गया है, पर कुछ अंश है दीवार पर। फॉरेंसिक को बुलाओ तुरंत। जी मैडम। राजन, हार्ट अटैक तो नहीं था। हमें उसके कमरे से उल्टी के अंश मिले हैं। जहर देकर मार डाला है ना? हमें डर था कि ऐसा कुछ हो सकता है। 23 अक्टूबर को राजा ने हमको कॉल किया था। भैया 2 पान बनाओ। हाँ राजन भैया, प्रणाम। सारे प्रणाम गया तेल लेने। दिव्या बता रही है तुम दोनों 1 साल से शादीशुदा हो। चुप क्यों है? सच्चा क्या ये? आपको हम बताने ही वाले थे, लेकिन वो 14 अप्रैल 2016 को दिव्या और नवीन की शादी हमारे संस्थान में हुई थी। हम 2015 में मिले थे। यही पानीगंज में कंप्यूटर क्लास कर रहे थे और दिव्या ने नया नया दाखिला लिया था। हम बहुत जल्दी दोस्त बने और अक्सर क्लासेस के बाहर भी मिलने लगे। हमारी दोस्ती हमें और करीब ले गई और ज्यादा समय नहीं लगा हम दोनों को ये जानने में कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हम ये नहीं जानते थे कि हमारी अलग अलग जात हमें अलग रखेगी। हमारे इंतजार करने से हमारी जाति तो नहीं बदलेगी ना नवीन। हम वही बड़ी जाति के और तुम वही छोटी जाति के रहोगे। तुम्हारे बिना हम आगे की सोच भी नहीं सकते दिव्या। हम भी नहीं नवीन। कभी कभी लगता है काश हम मिले ही नहीं होते। हमें ऐसा नहीं लगता है। तकदीर का लिखा था कि हमें मिलना है। अरे तकदीर ने हमारे माथे पर यह भी तो लिखा है ना, तुम बड़ी जात हम छोटी जात। नवीन, हमारी अपनी अपनी तकदीर भले लिखी गई हूँ, लेकिन हमारी एक जॉइंट तकदीर भी है जो एक कोरा कागज है जिसे हम लिखेंगे जैसा हम चाहेंगे। जाति हमारी तकदीर नहीं लिखेगी नवीन। देखो, यदि तुम दोनों एक दूसरे के साथ डटकर खड़े हो तो हमारा संस्थान तुम्हारी पूरी मदद करेगा, रक्षा करेगा। हमने जिंदगी भर साथ रहने का फैसला कर लिया है वीरेंद्र जी। जी, हम 24 के हैं और नवीन 25 का। हम दोनों बालिग हैं। हमारे फैसले हम खुद ले सकते हैं और उनके परिणामों का सामना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बताओ कब करना चाहते हो शादी? हम यहाँ पूरा इंतजाम कर देंगे। और शादी के बाद कुछ दिन छिपने की जगह चाहिए तो गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, रायपुर, कोलकाता, हर जगह हमारे भरोसे के लोग हैं। तुम दोनों के लिए सेफ हाउस का इंतजाम हो जाएगा। जी नहीं, हम शादी के बाद कहीं छुपना नहीं चाहते। हम दोनों अपने अपने घर को लौट जाएंगे। जी, जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। उससे क्या होगा? कभी ना कभी तो घर वालों को सच्चाई बतानी पड़ेगी और उसके परिणाम झेलने पड़ेंगे। हम नौशीपुरा शिफ्ट कर रहे हैं वीरेंद्र जी। वही नौकरी करेंगे, 2 साल पैसे बचा लेंगे, फिर दिव्या हमें वही ज्वाइन कर लेगी।
और तब तक हम कोई झगड़ा फसाद नहीं चाहते हैं। दर्जनों इंटरकास्ट शादियां करवाई हैं हमने, लगभग सब जोड़े सही सलामत जिंदगी बसर कर रहे हैं। तुमने सुना ही होगा, तभी तो यहाँ आए हो। आपके ऑफर के लिए धन्यवाद वीरेंद्र जी, लेकिन हमने तय कर लिया है। देखो, मैरिज सर्टिफिकेट का इंतजाम हम कर देंगे। हमारा ऑफर अभी भी ओपन है। सेफ हाउस में जाके रहो, निसंकोच। जब फैमिली को बताने की पोजीशन हो, बता देना। और तुम ऐसी जगह रखे जाओगे जहां उनका तुम तक पहुंचने का कोई चांस ही नहीं। इस बात की पूरी गारंटी है। नहीं वीरेंद्र जी, हम अपने अपने घरों को ही लौटेंगे। साले 2 टके के कुत्ते के पिल्ले, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारी बहन से शादी के बारे में सोचेगा? राजन भैया, हम और दिव्या एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने अपनी माँ से भी बात की इसके बारे में। हमारी फैमिली भी मान चुकी। अबे गुजार अपनी फैमिली को। हमें ये गंध कभी मंजूर नहीं और 7 जन्म तक तेरी ये शादी मंजूर नहीं होगी। अगर तूने बाहर कहीं बोला ना कि तूने हमारी बहन से शादी की है, तुझे और तेरे पूरे खानदान को फाड़ कर रख देंगे हम। अबे अपनी जात देखी तूने हमारी बहन को देखने से पहले? 22 अक्टूबर को दिव्या ने हमसे कहा था कि वो अपने माँ बाप को बताएगी हमारी शादी के बारे में। आज आर्या पार करना होगा नवीन। दिव्या, तुम्हें लगता है वो हमारी बात सुनेंगे? हमें नहीं लगता, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है नवीन। हमें देखने लड़का आ रहा है अगले हफ्ते। पापा ने किसी से बात कर ली है। आज नहीं तो कल बताना ही पड़ेगा ना। वीरेंद्र जी का ऑफर ले क्या? भाग चलते आज के आज किसी दूसरे शहर में छुप जाएंगे ना कुछ दिनों के लिए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है नवीन। यहाँ पे सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है। ये लोग बोल तो रहे कि लड़का हमें देखने आ रहा है, लेकिन इनकी बातों से लगता है कि इन्होंने हमारी शादी पक्की कर दी है नवीन। हेलो हेलो नवीन, हेलो तुम लाइन पर हो? हाँ, अब हम हैं लाइन पे। आज रात के खाने के बाद हम हमारे घर में हमारी शादी के बारे में बता रहे हैं। ना माने तो? ना माने तो ना माने नवीन, हमारी शादी हुई है, चेंज तो नहीं कर सकते हैं ना। फैक्ट यही है कि हम पत्नी है तुम्हारी। वो लास्ट बात हुई हमारी, उसके बाद से दिव्या का फोन स्विच ऑफ आया। फिर 26 यानी कल हमने प्रज्ञा को कॉल लगाया, तब उसने वो हार्ट अटैक वाली बात की हमसे। प्रज्ञा को मालूम थी ये शादी वाली बात? जी हाँ। वीरेंद्र जी, जिस किसी ने भी आपको इस मर्डर की टिप दी थी, आप वाकई में उसे नहीं जानते? देखिए, इस बारे में हम मैडम जी को सब कुछ बता चुके हैं, और यदि हम जानते भी तो शायद हम नहीं बता पाते। ये वीरेंद्र जो है इस साला दलाल है, दलाल। किसने इसको खबर की? बोला इंदर। अरे हमें क्या पता चाचा जी। कैलाश, हम सुने हैं बड़ी तकड़ी रकम देता है वो ऐसी खबरों की। क्यों इंदर, कितना पैसा दिया है वीरेंद्र ने तुमको? अरे आप लोग तो ऐसे पूछ रहे, ऐसे देख रहे जैसे जैसे हमने खबर दी हो। हम परिवार और बिरादरी के खिलाफ जाएंगे ऐसे? ये नवीन जो है ना, उसमें इतना हिम्मत नहीं है कि वो हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करे। ये वीरेंद्र उसको उकसा रहा है, और वो भी अकेला नहीं है, कोई है जो उसका मदद कर रहा है। हमारे साथ जिसने गद्दारी करी है उसका पता लगाना तुम्हारा काम है इंदर। दिव्या के लिए अब कोई आंसू नहीं बहेंगे। सच यही है कि उसको जाना था और वो गई, और अपनी मर्जी से गई, और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। देखो राजन, तुम सच बोलोगे नहीं तो हम कुरेद के निकालेंगे। मैडम, जात क्या है आपकी? बताओ तुझे। नेहा, हमारी जात-वात का डिस्कशन हम बाद में बैठकर कर लेंगे। पहले ये बताओ कि अपनी बहन को कैसे मारा? सर, हमने उसे नहीं मारा है, दिव्या ने आत्महत्या की है। कोई खुद को हार्ट अटैक कैसे दे सकता है? उल्टी के अंश मिले हैं ना आपको, उसमें जहर भी मिल जाएगा, उसकी हड्डियों में भी जहर मिल जाएगा। और अगर उससे भी आप दोनों की तसल्ली नहीं होती है तो हमें हमारे घर लेके चलिए, आपको एक और सबूत बरामद कराते हैं। राजन हमें उसके घर लेकर गया, वहां पर उसने वो चिट्ठी बरामद करवाई जो उसके हिसाब से दिव्या ने खुद लिखी थी अपनी फैमिली के नाम पर। दूसरा ड्रॉर। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। साइन भी किए हैं दिव्या ने। मैंने नवीन से शादी करने की गलती की, तब एहसास नहीं हुआ था, पर अब हो रहा है।
कि हमारी इस शादी का कोई फ्यूचर नहीं है। नवीन मेरे लिए सही आदमी नहीं है और मैं इस बात को लेकर काफी हताश हो चुकी हूँ। मेरी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। मेरी फैमिली को मेरी मौत का जिम्मेदार बिल्कुल न ठहराया जाए। मैं अपनी मर्जी से सुसाइड कर रही हूँ दिव्या। साफ साफ साइंड सुसाइड नोट है योर ऑनर। एक ट्रेजिक घटना, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मर्डर दूर दूर तक नहीं है। और ये नोट वेरी क्लियरली ये भी प्रूव करता है कि शिकायतकर्ता नवीन दत्तवेदी का बयान फर्जी और बेबुनियाद है और नवीन को उकसाने वाले वीरेंद्र वर्मा का इस केस के पीछे कोई निजी मकसद है। अगर इतना ही साफ साफ सुसाइड था जितना साफ साफ डिफेंस लॉयर मिस्टर अखिलेश दुबे कह रहे हैं, तो सेठपाल परिवार ने पहले हार्ट अटैक वाला झूठ क्यों बोला? सुसाइड के बारे में पहले ही बता देते पुलिस को। और अगर दिव्या ने सच में सुसाइड किया था तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सुसाइड केस में पुलिस इंक्वायरी जरूरी है, लेकिन ना तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और ना ही आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए डेड बॉडी को बचा के रखा। सर पहली बात तो ये, ना हमने ना हमारी परिवार में से किसी ने ये हार्ट अटैक वाली बात किसी से कही। ये अपने आप में ही एक झूठ फैलाया जा रहा है। ओह, तो तुमने जो पहले स्टेटमेंट दिया था पुलिस को झूठा था? हमने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया ही नहीं था। ये झूठ पुलिस ने खुद तैयार किया था। हम तो पहले ही दिन से कह रहे हैं इनसे कि दिव्या ने आत्महत्या की है। चिट्ठी भी मिली थी उसकी। हमारे पास झूठ बोलने का कोई कारण भी होना चाहिए। प्रज्ञा, 26 अक्टूबर 2017 को नवीन दत्तवेदी ने तुम्हें फोन किया। उसने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उसने तुम्हें फोन किया था और तुमने उसे इन्फॉर्म किया कि दिव्या नहीं रही, हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। हार्ट अटैक आया था, हम कुछ नहीं कर पाए। अब कोर्ट को यह बताइए कि ये बात सही है या नहीं। नवीन भैया को हमने सिर्फ इतना बताया था कि दिव्या दीदी नहीं रही, उनकी मौत का कोई कारण नहीं बताया। और उसने चुपचाप मान लिया? श्योर ऑनर, एक आदमी से बोला जाता है कि उसकी 25 वर्षीय पत्नी की मौत हो गई है और वो पूछता ही नहीं है क्यों, कब, कैसे। सर, हमारी हालत बहुत खराब थी, हम बात भी नहीं कर पा रहे थे। बस इतना बताकर हमने फोन रख दिया था। तुमने अपनी बहन की आत्महत्या के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्योंकि हम गहरे सदमे में थे। उसकी चिट्ठी पढ़कर मालूम पड़ा कि 1 साल पहले वो नवीन से छुपकर शादी कर बैठी थी। एक तो दिव्या की आत्महत्या और ऊपर से उसकी शादी वाली बात। सबसे पूरा परिवार अंदर से टूट गया था। हमारी बहन तो जा चुकी थी। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। तो हमने हमारी बिरादरी के बड़े बुजुर्गों से सलाह ली। सबका कहना था क्रियाक्रम कर देना चाहिए, तो हमने कर दिया। साजन, तुम्हारी बहन मरी, तुम्हें गुस्सा नहीं आया कि उसने खुद की जान ले ली? और ये जो है नवीन, इसकी वजह से मरी, जैसा कि उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था। प्रोसिक्यूशन किस बात की तरफ इशारा करना चाह रही है योर ऑनर? कि हमारे क्लाइंट राजन सेठपाल को नवीन दत्तवेदी पे हमला बोल देना चाहिए था, उसे जान से मार देना चाहिए था। रुकिए वकील साहब, सरकारी वकील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आया था हमें गुस्सा, हमने हमारी बहन खोई, उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी थी और साथ साथ हमें दुख भी हुआ और शर्म भी महसूस हुई कि हमारी बहन ने इस शादी की गलती हमसे क्यों छुपाई। अगर वो हमसे कहती तो हम इससे तलाक दिलवा देते। हमारी बहन ने गलती की इससे शादी करके, पर थी तो गलती ही, कोई गुनाह तो नहीं था। बड़े नेक विचार हैं राजन तुम्हारे। तो तुम कह रहे हो कि ये जात पात का ज्वालामुखी तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं फूटा? वकील साहब, जब हमें मालूम ही नहीं था कि हमारी बहन ने आउट ऑफ कास्ट जाके शादी की है, तो उसके सुसाइड के बाद उसका सुसाइड नोट पढ़कर हमें मालूम पड़ा, तो फिर ये जात पात के मतभेद को उठाने का सवाल ही कहां से आता है? राजन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें अपनी बहन की मौत से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, इमोशनल नहीं हो तुम। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अनुमान वो भी बहुत ही इनसेंसिटिव। ठहरिए वकील साहब, हमें कोई ऑब्जेक्शन या आपत्ति नहीं है वकील साहब के इस सवाल से, हम जवाब देते हैं। वकील साहब, आप हमारे इमोशंस का अचार डालेंगे? स्टॉप, इस तरह की लैंग्वेज कोर्ट में नहीं चलेगी। तुम एक आरोपी हो, डिफेंडेंट हो, अपनी लिमिट पार मत करो। जज साहब, हम बताएं लिमिट पार कब होती है? जब आपकी 25 साल की पढ़ी लिखी होनहार बहन एक रात अचानक से खुदकुशी कर लेती। सोचिए पूरे परिवार का दिमाग कैसे चकरा जाता होगा। प्रज्ञा को छोड़कर दिव्या ने किसी को भी अपनी शादी की बात नहीं बताई। हम सब शर्म में थे, दुख में थे, शर्म आ रही थी हम सबको कि हमारी बहन ने ऐसे कैसे शादी कर ली। और हाँ, कर दिया हमने उसका क्रियाक्रम, नहीं लेके गए किसी पुलिस वाले के पास या किसी डॉक्टर के पास, तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया हमने। और वकील साहब,
क्या आपके घर में मौत नहीं होती क्या? नहीं करते आप क्रियाक्रम? बोलिए। ओके एनफ, इस तरह की बदतमीजी कोर्ट में नहीं चलेगी। जज साहब, तमीज दो तरफी सड़क होती है, आप इनसे भी कहिए तमीज से सवाल करें हमसे, और आप अपनी नजर अपने इस कोर्ट में भी घुमाइए। और देखिए इस आदमी को, ये आदमी के फेस में गिद्ध है, गिद्ध जो हमारी बहन की मौत से पैसे बनाना चाहता है, और ये पुलिस वाले जो हमारी बहन की चिता पर अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हमने अपनी बहन खोई है, हमारे तुरंत बाद आई थी इस दुनिया में। अब एक साथ पले बड़े, एक साथ स्कूल जाते थे, हमारी बहन के साथ एक अच्छा रिश्ता था हमारा। ये सरकारी वकील साहब को हमारी बहन के जाने का इमोशन देखना है। अरे इमोशन के चश्मा जाम लगा के घूमेंगे? बोलिए। हमारी बहन इस दुनिया से जा चुकी है, अब कभी लौट कर नहीं आएगी। क्या इमोशन होता है इसका? 8 महीने हो गए हमें जेल में और बेल का नामो निशानी नहीं है, और हम पे इल्जाम किया है कि हमने हमारी बहन को मार दिया। अरे होते होंगे जहां ये होते हैं ऑनर वारंट किलिंग जहां होती है, लेकिन हमारे लिए हमारी बहन की जिंदगी इज्जत विज्जत से बढ़ के थी हमारे लिए। योर ऑनर, हमारी विटनेस लिस्ट में सेतपाल परिवार का एक सदस्य है जो हमें बताएगा कि 24 अक्टूबर 2017 की रात को एग्जैक्टली क्या हुआ था। अगर ये एग्जिस्टिंग लिस्ट से बाहर से है तो बनता तो ये है कि हमें इसके बारे में प्रायर इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए थी। सर, हमारा विटनेस है इंदर सेतपाल, जो राजन, प्रज्ञा और दिव्या का कजन है। अरे आप लोग तो ऐसे पूछ रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे जैसे हमने ही खबर दी हो। हम परिवार और बिरादरी के खिलाफ जाएंगे ऐसे? क्या इंदर सेतपाल का स्टेटमेंट लिया है पुलिस ने? नहीं सर, चार्जशीट में तो नहीं है। इंदर ने पुलिस को कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन अब कोर्ट में आकर टेस्टिफाई करना चाहता है। बेशक टेस्टिफाई करें, लेकिन ट्रायल की इस स्टेज पर एक नया विटनेस कैसे और क्यों प्रेजेंट होना चाह रहा है, इसको समझने के लिए हमें टाइम चाहिए। सर, ये विटनेस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिवार का सदस्य है जो इस स्टेज पर सामने आया है। इंदर ने खुद मेरी असिस्टेंट मंजू सिन्हा से कांटेक्ट किया था। क्यों ना पुलिस ने कभी इंदर को कांटेक्ट ही नहीं किया, तो उसकी क्वेश्चनिंग या स्टेटमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। अब इंदर ने खुद हमें कांटेक्ट किया है और कोर्ट में अपना स्टेटमेंट देना चाहता है। वो पुलिस के पास इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे अपनी फैमिली और बिरादरी दोनों से खतरा महसूस होता है। फेयर इनफ, पेश करो। योर ऑनर, हमें टाइम मिलना चाहिए। कितना टाइम? सर, मैं अर्ली हियरिंग की रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि जितना ज्यादा समय बढ़ेगा उतने ज्यादा चांसेस हैं कि हमारे विटनेस को धमकाया जा सकता है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए समय चाहिए। ऐसा कुछ करने की ना तो हमारी प्रैक्टिस है और ना ही हमारा इरादा। The number you have called is currently switched off. इंदर का फोन बंद आ रहा। उसके बाप गुलाब को फोन लगाओ, अपने भाई को। बहुत चर्बी चढ़ी है तुम्हारे भतीजे को, हमें पहले से ही शक था, तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। कैलाश भैया, 4 दिन से इंदर ने घर पे मुंह नहीं दिखाया है। कहां वो? पता है तुमको? सामने वाले वकील से मिल गया है, हमारे खिलाफ गवाही देने चला है वो। जैसे भी हो ढूंढ निकालो इंदर को। वो कोर्ट में हमारे खिलाफ गवाही नहीं देना चाहिए। ये क्या खिचड़ी पकड़ी प्रज्ञा? हमारी पीठ पीछे क्या तमाशा लगा रखा है? हमें कुछ नहीं पता पापा जी। तो फिर ये इंदर का बच्चा सरकारी वकील तक कैसे पहुंचा? क्यों? हमें सच में कुछ नहीं पता पापा जी, दीदी की कसम। चाय। माँ जी, अपने बेटे को बुलाओ बाहर, जरा बात करनी थी। जी, बुलाया आपने? हाँ, बैठो। देखो भाई, तुम्हारी सिक्योरिटी की ड्यूटी लगी हुई, वो मैं कर लूंगा। एक बात साफ साफ बोलूं? जी बोलिए। देश आगे बढ़ रहा है, बढ़िया है। सभी की जेबों में 4 पैसे ज्यादा आ रहे हैं, वो भी बढ़िया है। तुम्हारी भी तरक्की होनी चाहिए, इसके खिलाफ कोई नहीं। लेकिन तुम ना जात पात के चक्कर में ना ही पड़ते तो अच्छा होता। लड़की जिंदा होती आज, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। तेरे लिए भी अच्छा रहेगा और तेरी माँ जी के लिए भी। लड़की जा चुकी है, उसकी आत्मा को रोक के न रख, शांति से जाने दे उसे। याद रख हमेशा, तू अभी जिंदा है, पूरी जिंदगी पड़ी तेरे सामने, बचा कर रख उसे। आ गया तू कुछ समझदार?
भैया जल्दी गिरजा चौक चलिए, जल्दी। सर 29 मई की डेट मिली, पूरे 2 हफ्ते बाद की। और ये इंदर तो अभी हमारे साथ है ना? जी सर, मिल तो नहीं पाई उसे, पर फोन पर बात हुई है। तो तुम तो मिलने गई थी ना, और ये क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? एक्चुअली सर कोई मुझे फॉलो कर रहा था। तुम ठीक हो? जी सर। मंजू, इस सारे मैटर में मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है। मैंने चार्जशीट बार बार पढ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारी चीजें इसमें एडअप नहीं हो रही हैं, बनाई हुई लग रही। आपका मतलब सर सुसाइड एंगल भी? खैर, डाउट्स अभी साइड में रखते हैं। इस वक्त हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है इंदर की सेफ्टी। उसे सही सलामत 29 मई को कोर्ट में पेश करना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर पुलिस प्रोटेक्शन मांगू क्या? पता नहीं कौन कौन किस किस तरह से इन्वॉल्व है इस केस में। ये हम सब जानते हैं मंजू, जब बात कास्ट की आती है ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने खोखले सम्मान को जान और ड्यूटी से ऊपर रखते हैं। आपका इंदर कोर्ट में क्या स्टेटमेंट देगा इसका अनुमान तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एक और है, आपकी प्रज्ञा। वो जिस तरह से कोर्ट में पेश आ रही है, फिसल सकती है, संभालिए उसे। ऐसा बिल्कुल ना हो कि घर का भेदी लंका ढा जाए। ये इंदर हमेशा से 19-20 रहा है। हमको तो लगता है कि चंद पैसों के लिए इसी ने उस साले वीरेंद्र को फोन घुमाया। जो कर सकते हैं वो ये है कि पूरा सेठपाल परिवार और पूरी बिरादरी एकजुट होकर खड़े रहें, एक आवाज में बोलें, और अगर जरूरत पड़े तो गरजें। गवाही देने के लिए इंदर कोर्ट के बाहर से ही अंदर जाएगा ना, बाहर ही देख लेंगे उसे। इंदर सेठपाल, अक्यूज राजन और डिसीज्ड दिव्या का चचेरा भाई, वो कोर्ट को बताना चाहता है कि 24 और 25 अक्टूबर 2017 को क्या हुआ था। हमारी बहन दिव्या ने आत्महत्या की थी। इंदर, तुमने हमसे कहा था कि दिव्या को जहर देकर मार डाला गया था। योर ऑनर, इंदर को अपनी टेस्टिमनी खुद करने दी जाए, उसे प्रोसिक्यूशन के असिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है। हमने ऐसा आपसे कभी नहीं कहा सर कि दिव्या को किसी ने जहर दिया। तो फिर तुमने हमसे कांटेक्ट ही क्यों किया? तुमने हमसे साफ साफ कहा था कि तुम सच दुनिया के सामने लाना चाहते हो। अब जो वो बोल रहा है वो भी तो सच हो सकता है, उसकी बात तो सुन लीजिए जायसवाल जी। 25 अक्टूबर की सुबह हम घर पे नाश्ता कर रहे थे, तभी कॉल आया कि दिव्या ने सुसाइड कर लिया एक रात पहले, यानी 24 अक्टूबर की रात।
हम पापा के साथ तुरंत उनके घर पहुंचे। वहां पहुंचते ही राजन भैया ने हमें सुसाइड लेटर भी दिखाया। इंदर, प्रोसिक्यूशन ने तुम्हें पेश किया है ये कहकर कि तुमने उनसे कहा है कि दिव्या की मौत के बारे में तुम कोई जरूरी इंफॉर्मेशन कोर्ट को देना चाहते। हमने इनसे वही कहा था योर ऑनर जो फैमिली कहती आई है कि दिव्या ने सुसाइड किया है। अरे तो ये बात तुम पुलिस को बता सकते थे, डिफेंस लॉयर को बता सकते थे। मेरे पास आने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? जरूरत आपको आन पड़ी थी सर। आप ही ने अपनी असिस्टेंट मंजू से कहा हमें कांटेक्ट करने के लिए। फिर आपने हमसे बोला कि क्या हम कोर्ट में ये बात बोलेंगे कि दिव्या ने सुसाइड किया है। हमने कहा किया है तो क्यों नहीं बोलेंगे। फिर आपने हमसे ये बात कही कि सही वक्त आने पर आप हमें कोर्ट में पेश करेंगे। अब जब पेश हुए तो वही तो बोल रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? योर ऑनर, यह आदमी सरासर झूठ बोल, हाँ, से झूठ बुलवाया जा रहा है। अगर प्रोसिक्यूशन इस बात का हिंट दे रही है कि इंदर सेठपाल को हमारी तरफ से कोई धमकी गई है, तो हम उन्हें याद दिला दें कि पिछले काफी दिनों से इंदर सेठपाल उन्हीं की कस्टडी में रहा है। और क्या मैं जान सकती हूँ तुम कौन बोल रहे हो? हम दिव्या सेठपाल के रिश्तेदार बोल रहे हैं। तो तुम ये कह रहे हो कि राजन सेठपाल ने दिव्या को जहर देके मार डाला? हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही हुआ है। देखो, तुम्हें हमारे सामने आना ही होगा। गुप्त रहकर जो तुम हमें खबर दे रहे हो ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम्हें कोर्ट में आकर जज के सामने ये बात कहनी होगी। पुलिस चार्जशीट में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि दिव्या के किसी रिश्तेदार ने ये कहा हो जो तुम कह रहे हो। कैसे होगा? हमने अब तक पुलिस से बात ही नहीं की। चेहरा ढककर तुम अपना बयान नहीं दे सकते कोर्ट में। भरोसा रखो हम पर। बताओ कौन हो तुम? सर, हम दिव्या और राजन के कजन हैं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट का काफी समय बर्बाद किया है अभी तक, और उनके पास हमारे क्लाइंट राजन सेठपाल के खिलाफ रत्ती भर का एविडेंस नहीं है। जो है सबका सब झूठा है, जो कि एक फ्रस्ट्रेटेड पति की बेबुनियाद कंप्लेंट के आधार पर खड़ा किया गया है, और जिसकी इन्वेस्टिगेशन फेयर होने से दूर टोटली एक तरफा रही है, किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से। जायसवाल जी, हमने कोर्ट में इंद्र की आवाज सुनी, हमें तुरंत वो फोन याद आ गया जिसने हमें ऑनर किलिंग की खबर दी थी। सुना है ऑनर किलिंग की खबर देने वालों को इनाम देते हैं। वही आवाज थी, बोलने का लहजा भी वही था। क्या हो क्या रहा है कुछ भी क्लियर नहीं है। मुझे लग रहा है इंदर को हमारे पास भेजना ये एक चाल थी राजन उसके लॉयर की, ताकि कोर्ट में हमारा केस वीक लगे। सर, इतने दिनों से हमारे साथ रह रहा था और अब इस तरीके से पेश आ रहा है जिससे हम बेवकूफ दिखे। समझ नहीं आ रहा किस पे भरोसा करें किस पे नहीं। वीरेंद्र, तुम्हें सच में मालूम नहीं था कि तुम्हें टिप देने वाला इंदर ही था? हम श्योर नहीं है। हमने आवाज सुनी तो हमें लगा। और देखिए, हम आपके साथ कोई गेम नहीं खेल रहे, गेम तो वो लोग खेल रहे हैं आपके साथ। शाबाश इंदर, अच्छा खेले हो, हमको गर्व है तुम पर। जो अपने परिवार की इज्जत, अपनी बिरादरी, अपनी जात की इज्जत रखता है, उसको तो 100 खून माफ है। अगली हियरिंग 7 जून की है राजन। इस बार तुम्हारे लिए गुड न्यूज होगी, बेदाग बाहर आओगे इस केस से। दिव्या सेठपाल की रहस्यमयी मौत के केस में अब उसके पति और इस केस के शिकायतकर्ता नवीन दत्तवेदी की गवाही काफी महत्वपूर्ण होने वाली थी। नवीन, तुम्हें और दिव्या दोनों को इस बात का डर था कि दिव्या के घर वालों को तुम दोनों की शादी के बारे में पता चलते ही कुछ गलत होगा। जी। दिव्या ने तुमसे कहा कि शादी के लिए एक लड़का उसे देखने आने वाला था, इसलिए उसे अपने परिवार वालों को तुम दोनों की शादी के बारे में बताना पड़ रहा था। आज रात के खाने के बाद हम हमारी शादी के बारे में अपने घर पर बता रहे हैं। जी हाँ। 23 अक्टूबर 2017 को आरोपी राजन ने तुम्हें फोन पर धमकाया था। हाँ राजन भैया, प्रणाम। अरे प्रणाम गया तेल लेने। जी नहीं। नवीन, मैं अपना सवाल तुमसे दोबारा पूछता हूं। 23 अक्टूबर 2017 को राजन ने तुम्हें फोन पर गालियां दी थी, तुम्हें जान से मारने की धमकी दी थी? जी नहीं, ये सच नहीं है। नवीन, तुम इस केस के शिकायत करता हो। तुम्ही ने यह मैटर उठाया था कि तुम्हारी पत्नी दिव्या की नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, उसने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसका मर्डर किया गया था। ये तुम्हारी ही शिकायत है।
तुमने साफ साफ पुलिस को हिंदी में बयान दिया है कि 23 अक्टूबर को राजन ने तुम्हें फोन पर गालियां दी थी, जान से मारने की धमकी दी थी, और तब तुम्हें ऐसा लगा था कि दिव्या की जान को खतरा है। और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी ही बोली गई बात सच नहीं है। प्रणाम ओमकार जी। प्रणाम उपेंद्र जी। आपकी बिरादरी का ये लड़का नवीन हद पार कर गया हमारी बिरादरी की लड़की से शादी करके। एकदम सही कहते हैं आप, हम लोग भी उसको गलत मानते हैं। और ये वीरेंद्र, ये दल्ला उसे कठपुतली की तरह नचा रहा है, आपकी बिरादरी की नाक कटवा रहा है। समझा दीजिए इस नवीन को, जातियों के बीच शांति सबसे ऊपर होती है। अगर इसकी बेवकूफी के चलते हमारे राजन को कुछ हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। देखो दुर्गा बहन, नाक उनकी बिरादरी की कटी है, इसलिए उन्होंने जो कदम उठाया है सही किया है। नवीन, दिव्या तो कब की जलकर राख हो गई, और तुम तो जिंदा हो। अरे अपनी माँ के इकलौता सहारा हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ कहीं की नहीं रहेगी। अरे राजन पे केस करके ना तुम उनके जले पर नमक नहीं तेजाब छिड़के हो। अरे तेजाब तुमको, तुम्हारे परिवार को और हमारी पूरी बरादरी को जला देगा, समझे? हमको नहीं पता दिव्या की मौत कैसे हुई। पूरी संभावना है कि उसने सुसाइड ही किया होगा। वो हमेशा हम दोनों को लेकर टेंशन में रहती थी, हम एक दूसरे के साथ वक्त भी बिता नहीं पाते थे। हताश होकर उसने ये भयंकर कदम उठा लिया होगा। भयंकर कदम तो तुम उठा रहे हो जो अपनी ही पत्नी के कातिलों का साथ दे रहे हो। अरे किस तरह के इंसान हो तुम, किस तरह के पति हो? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, ये कंप्लेनेंट सरासर झूठ बोल रहा है। एक 25 साल की लड़की से उसकी जिंदगी छीन ली गई क्योंकि उसके घर वालों को झूठी इज्जत की पड़ी थी, अपनी बेटी की जिंदगी की नहीं। योर ऑनर, अगर आज दिव्या जिंदा होती और इस तरह से अपने पति को दुम दबाते हुए देखती तो वो सच में पछताती कि क्या देखा उसने इस आदमी में। जयसवाल, काम डाउन, शांत हो जाओ। कैसे योर ऑनर? एक 25 साल की लड़की ने इस आदमी के लिए अपनी जिंदगी गंवा दी, इसके लिए। जायसवाल, केस को इतना पर्सनली क्यों ले रहे हो तुम? दर्जनों केसेस लड़ चुके हो, लड़ते रहे हो, जानते हो ना कोर्ट में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं, कोई मायने नहीं है। योर ऑनर, एक 25 साल की लड़की की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। आई एम सॉरी योर ऑनर, ऊंची आवाज के लिए। अब मैं हमारे इस स्टार विटनेस मिस्टर नवीन दत्त वेदी, जो हमारे इस केस के शिकायतकर्ता भी हैं, उन्हें हॉस्टाइल घोषित करता हूं। अब टेक्निकली तो इस कोर्ट के पास कोई केस है ही नहीं। कंप्लेनेंट खुद एडमिट कर रहा है कि केस फॉल्स है। उसे इस बात की जानकारी ही नहीं है कि दिव्या की मौत कैसे हुई थी। योर ऑनर, हम केस को आगे बढ़ाने के लिए मटेरियल एविडेंसेस को स्टडी करना चाहते हैं। थोड़ा समय लगेगा, हम अगली हियरिंग डेट की रिक्वेस्ट करते हैं। क्यों योर ऑनर, क्यों? इस केस को तो अभी के अभी डिसमिस कर देना चाहिए। शिकायत करता नहीं है तो शिकायत कैसी, और शिकायत ही नहीं है तो ट्रायल कैसा? योर ऑनर, डिसीज के वॉमिट सैंपल बतौर एविडेंस फॉरेंसिक लैब में एनालाइज हो रहे हैं। फिर ये दिव्या का अलाइड सुसाइड नोट है। इसके हैंडराइटिंग की एनालिसिस रिपोर्ट अभी तक हमारे पास आई नहीं है। हमने अस्थियों का डीएनए एग्जामिनेशन और मैचिंग भी करवाया। ये सारे एलिमेंट्स हमारी मटेरियल एविडेंस की लिस्ट में नेक्स्ट इन लाइन है प्रेजेंट करने के लिए। 15 जून को अगली हियरिंग होगी। ये सारी फोरेंसिक रिपोर्ट मीनिंगलेस है, रबिश। कुछ नहीं है हमारे पास आर्गुमेंट करने के लिए। उन लोगों ने सब कुछ इतने भद्दे गंदे शातिर तरीके से मैनिपुलेट करके रखा है। अग्रीड सर, उन्होंने सब कुछ अपने पक्ष में कर लिया, पर इस सब के बावजूद ये सच चेंज नहीं होता कि उन्होंने दिव्या का कत्ल कर दिया। सच चेंज नहीं हो सकता माय फुट। इस देश में सिर्फ एक सच है जो कभी चेंज नहीं हो सकता, और वो है कास्ट सिस्टम का सच। हम स्पेस में चाहे कितने भी रॉकेट्स भेजते हैं, मंगल ग्रह पर हमारे एस्ट्रोनॉट्स चले जाएं, पता है इंटरनेट सर्च इंजन में सबसे पहले और सबसे ज्यादा क्या सवाल पूछा जाएगा? कास्ट ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। और अगर हम मंगल ग्रह पर जाकर बच जाए ना, तो आई एम 1000% श्योर मंगल ग्रह वासियों की भी कास्ट होगी अलग अलग। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, ब्लडी नॉनसेंस। सॉरी। हम दिव्या का केस लड़ेंगे। कम से कम हम दिव्या को लेट डाउन नहीं कर सकते। 7 फेरे लिए थे उसके साथ हमारे सामने, रक्षा की सौगंध खाई थी अग्नि को साक्षी मानकर। वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हम है ना। और राजन को जेल भेजकर हमारी दिव्या लौटने नहीं वाली। कुछ नहीं बदलेगा इस दुनिया में। बहुत शादियां करवाई हमने, कुछ जोड़े टूटे,
कुछ लड़के कमीने निकले, पर तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं निकला। इतना खोखला, इतना स्वार्थी। तुमने दिव्या से किया वादा तोड़ा कोर्ट में मुकर कर, लेकिन हमने भी उससे एक वादा किया था, उसकी रक्षा का। हम उसे न्याय दिलाकर रहेंगे। केस ऐसे मोड़ पर आकर रुक गया था जहां ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब कोई केस है ही नहीं, पर अब और भी चौंकाने वाली डिटेल्स कोर्ट में खुलने वाली थी, जिनमें हद के परे मैनिपुलेशंस और फेरबदल हुई थी। पर एक सच को कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर पाता कि दिव्या सेतपाल मर चुकी थी। क्या आखिर में सच विजयी होगा? दिव्या सेतपाल को न्याय मिलेगा? ये देखेंगे इस केस के शेष भाग में। हम कल फिर हाजिर होंगे कोर्ट रूम में। सत्यमेव जयते।